हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के जितने भी कंटेंट हैं सभी कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। कुमार गौरव सर ने अपने बेटे की याद में एक नया सीरीज स्टार्ट करके रखा है जिसका एपिसोड 1 है और नाम है सीरीज का मेधांश सीरीज, क्योंकि मेधांश नाम जो है उनके बेटे का है। तो उसी की याद में जो है कुमार गौरव सर जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करके रखे हैं। पहले जो है हम इस सीरीज के 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि जीके एंड जीएस रहेगा। फिर इसके बाद हम करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लत टॉप प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे पहले देखते हैं मेधांश सीरीज का एपिसोड 1। इसमें देखेंगे प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख थे। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगर भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है तो शक्तिकांत दास जी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर एक्ट पूछे कब आया था तो एक्ट आया था 1934 में। और आरबीआई की स्थापना अगर पूछे किस समिति की सिफारिश पर हुई थी तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसे जो है शाही आयोग भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सभी विटामिन हैं, जिनमें से विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। बाकी के ए, डी, ई, के एडक, ऐसे याद कर सकते हैं। एडक जो है वसा में घुलनशील है, तो पानी में बी, सी और वसा में एडक विटामिन घुलनशील हैं। अब इन विटामिन के जो है रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ये सभी जो है रासायनिक नाम है विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। चौथा प्रश्न है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील अगर पूछे किस देश में है तो यह यूएसए में है। कहाँ पे है तो यूएसए में है। यूएसए और कनाडा, अगर यूएसए और कनाडा की सीमा की बात करें तो इन सीमा पे जो है इन दोनों देशों की सीमाओं पर 5 झील स्थित है, जिसे जो है ग्रेट लेक भी कहते हैं। तो ग्रेट लेक के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। ये पांचों झील जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, जिनमें से मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें सू नहर जो है यह किन नहरों के बीच में, यह किस झील के बीच में स्थित है? सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के अंतर्गत स्थित है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी अगर झील पूछे कौन सी है तो सुपीरियर झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं तो याद करेंगे सुपर मिशन है ई अंटी, सबका पहला पहला लेटर लेंगे। सुपर मिशन है ई अंटी, ऐसे याद करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ से साउथ इसका क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, जबकि गवर्नर यानी राज्यपाल के पास क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। इसमें एक पॉइंट आप सभी के लिए है, मृत्युदंड और मार्शल लॉ को कौन माफ़ नहीं कर सकता है? तो मृत्युदंड और मार्शल लॉ को कौन माफ़ कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, जबकि गवर्नर इस प्रकार की कोई भी सुविधा लागू नहीं कर सकता है। तो मृत्युदंड और मार्शल लॉ को कौन माफ़ कर सकता है? तो राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिपन के काल में। दशकीय आधार पे यानी वैज्ञानिक दृष्टि से जो है अगर जनगणना किसके काल में प्रारंभ पूछा जाए तो यह रिपन के काल में हुआ था 1881 में। अगर नॉर्मली पूछे कि जनगणना पहली बार किसके काल में हुआ था तो मेयो के काल में हुआ था। और कब शुरू हुआ था तो 1872 में, लेकिन दशकीय आधार पर रिपन के काल में 1881 में हुआ था। आठवां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो यह घटना हुआ था 9 अगस्त 1924 को।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? अगर बात करें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन करा था। तो कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी 1917 में, और यह जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर वही बात करें कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। इन्होंने 1925 का कानपुर अधिवेशन किया था। 10वां प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला, फिलीपींस में स्थित है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई पास्चर ने किया था। रेबीज जो है किस वायरस से होता है? तो रेबडो वायरस से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि पहले टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पहला टीका खोजा गया था चेचक का, और किसके द्वारा खोजा गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। तो विश्व का पहला टीका कौन सा था? चेचक का था। किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा खोजा गया था। लेकिन रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो लुई पास्चर ने करी थी। 12वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी चंद्रमौली जी थे। इसके बाद 2011 की थीम क्या रखी गई थी जनगणना का? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको याद रखना है। मूल संविधान में अगर बात करें, मूल संविधान में जनसंख्या जो है किस सूची का विषय था? तो यह था राज्य सूची का विषय। ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह समवर्ती सूची का विषय हो गया है। मूल संविधान से जो है राज्य सूची में था, लेकिन जब इसे समवर्ती में सूची में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। उसी समय जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, जो कि राज्य श्रेणी से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया था। एक तो शिक्षा को, मापतोल, वन और वन्यजीव जनसंख्या, इन सभी को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। जनगणना किस सूची में है? तो संघ सूची में। नेक्स्ट हमारा है 13वां प्रश्न, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? कामेंग, लोहित, तीस्ता, धनसिरी, ये जो चारों नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। 14वां प्रश्न है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है यह जीवाणु दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरल्ड एंड डॉमर मॉडल पर स्थित है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में। अब स्टूडेंट हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को मनाया गया है। सिविल सर्विस डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 अप्रैल को किया जाता है, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सिविल सर्विसेज जो है यह हमारी इंडिया की स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विसेज को लेकर कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो जो सिविल सर्विस है इसे जो है सरदार पटेल ने क्या कहा था? तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और यह बात कहाँ पे कहे थे? तो मेटकाफ हाउस में कहे थे, जो कि दिल्ली में है। तो मेटकाफ हाउस में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कब कहा था? तो 21 अप्रैल 1947 को। इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2006 से शुरुआत इसकी होती है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं मेटकाफ को। ये भी आपको याद रख लेना है। अप्रैल माह के जो भी राष्ट्रीय दिवस हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, उसको एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, 11 को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है, 13 अप्रैल को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जबकि 13 अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करें 25 अप्रैल को यह मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासेल 1RA3 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हवासेल 1RA3 का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। इसके बारे में व्याख्या देखें। हवासेल 1RA3 सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। आप सभी को पता है कि उत्तर कोरिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका, और इसके बाद जो है साउथ कोरिया। तो इन दोनों को जो है टारगेट करने के लिए हवासेल 1RA3 सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। क्रूज मिसाइल के बारे में मैंने कल भी बताया था। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि मिसाइल को छोड़ने के बाद अगर आपका टारगेट यहाँ पे है तो मिसाइल यहाँ जाएगी। मान लीजिए आपका टारगेट जो है यहाँ चला जाता है तो मिसाइल भी यहाँ से जो है यहाँ चली जाएगी। जब तक उस टारगेट को भेद नहीं देगी तब तक मिसाइल जो है वहाँ जाएगी जहाँ पर आपका टारगेट जाएगा। ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? प्योंगयांग इसकी राजधानी का नाम है, और इसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो वॉन है। यह है हवासेल 1RA3 रॉकेट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात अभी भारत ने किसको किया है? फिलीपींस को किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? रूस और इंडिया ने मिलकर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्नि 5 जो है यह मिशन दिव्यास्त्र के तहत अभी इसे हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। किस तकनीकी के माध्यम से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है? तो MIRV तकनीकी से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका मतलब होता है MIRV तकनीकी का मतलब होता है मल्टीपल टारगेट। एक मिसाइल से जो है कई टारगेट को एक ही साथ भेद देना। ठीक है। तो इसे कहते हैं MIRV तकनीकी। अगर बात करें अग्नि 5 मिसाइल जो है किस तरह की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा है समर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया है? समर क्या है? समर जो है ये हमारे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस समर में जो है किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? आकाश मिसाइल का किया जाएगा, और आकाश मिसाइल सतह से हवा में वार करने में सक्षम है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने के लिए अभी जो है अल्जीरिया ने प्रस्ताव रखा था, और उस पर जो है वीटो किस देश ने लगा दिया है? तो USA ने लगा दिया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में इसमें जो है 193 सदस्य हैं, और नवीनतम देश कौन सा है UNO का? तो दक्षिणी सूडान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। अभी जो है अल्जीरिया जो है एक प्रस्ताव लेकर आता है UNO में कि फिलिस्तीन को जो है 194वां सदस्य बना दिया जाए, यानी 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है और 194वां सदस्य किसे बना दिया जाए? फिलिस्तीन को बना दिया जाए। तो प्रस्ताव कौन लेकर आया था? अल्जीरिया लेकर आया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर जो है वीटो किसने लगा दिया है? तो वीटो लगा दिया है USA ने। यानी कि आप सभी को पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, और इजराइल का साथ कौन दे रहा है? USA दे रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है UNO में जो है फिलिस्तीन के खिलाफ जो है वीटो किसने कर दिया? USA ने कर दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अगर बात करें कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थाई हैं और 5 अस्थाई हैं, और 10 जो है ये 10 रहेगा, 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं। इन 10 जो सदस्य हैं अस्थाई, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जबकि जो 5 सदस्य होते हैं ये परमानेंट होते हैं, जिनमें परमानेंट में 5 देश हैं, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अगर कोई भी देश 193 सदस्य देशों में से अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर आता है, अगर उस पर वीटो करना होगा तो वीटो कौन करेगा? यही 5 देश जो है अगर उस फाइल पर वीटो कर देते हैं तो वह फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और इन्हीं 5 देशों के पास जो है वीटो पावर होती है। तो अभी अल्जीरिया ने फिलिस्तीन के लिए प्रस्ताव लाया था, और वीटो कौन कर दिया? तो वीटो कर दिया है अमेरिका ने।
नेक्स्ट देखें तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। और ये किस देश के थे? तो ये नॉर्वे के थे, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में यूएनओ के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नवाब सलाम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और भारत में जो है, भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश कौन है? तो इन 15 न्यायाधीशों में से भारत के भी एक न्यायाधीश शामिल है, उनका नाम है दलबीर भंडारी। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को कहते हैं। यूएन महासभा को जो है विश्व की लघु संसद कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पूर्वी लहर का अभ्यास तो पूर्व साइड में होगा भारत के, तो कहाँ पे होगा? पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, तो यह हुआ है बंगाल की खाड़ी में। पूर्वी लहर अभ्यास कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय नौसेना के द्वारा हथियारों की टेस्टिंग और समुद्री सुरक्षा के लिए पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये है पूर्वी लहर अभ्यास। अगर बात करें कि थोड़ा सा आप सभी को बता देते हैं, मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो इसमें जो है 5 देश जो है पश्चिम में है, जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, जबकि 4 राज्य जो है ये पूर्व से सीमा बनाते हैं। पूर्वी तटीय समुद्र से जो है सीमा बनाने वाले पूर्व में 4 राज्य हैं, जबकि पश्चिम में 5 राज्य हैं। ऊपर यहाँ पे हो जाता है आपका गुजरात, फिर उसके नीचे हो जाता है महाराष्ट्र, फिर उसके नीचे गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटक, फिर आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। तो ये 5 राज्य जो हैं पश्चिमी सीमा बनाते हैं तटीय, जबकि 4 राज्य कौन से हो जाएंगे? पूर्व में तमिलनाडु, फिर इसके बाद ओडिशा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य जो है पूर्व में और 5 राज्य हैं पश्चिम में, जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? तो टोटल जो है 9 राज्य हो जाते हैं भारत के जो तटीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका गुजरात। और सबसे छोटी अगर पूछे तो आपका हो जाता है गोवा, ठीक है। तो दोनों, सबसे बड़ी अगर पूछे कि किस तटीय सीमा पर है तो पश्चिम में है, और सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है तो गोवा की है, और किस तट पर है तो यह भी पश्चिमी तट पर है। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मिलन अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अभी हाल ही में मिलन अभ्यास का आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसे जो है ऑपरेशन त्रिशूल भी कहते हैं। इसी के दौरान जो है ऑपरेशन त्रिशूल भी कहते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत ही नेवी यानी भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1971 को। इसी दिन जो है पाकिस्तान की औकात दिखा दी थी भारतीय नौसेना ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है इसमें 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन 4 देशों के समूह को क्वाड भी कहते हैं। तो मालाबार अभ्यास किसका एक्सरसाइज है? तो क्वाड का एक्सरसाइज है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। अयुत्या अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रांत क्षेत्र के टॉप 50 में शामिल किया गया है? तो एशिया प्रांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंक में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, SBI, HDFC, ICICI बैंक। इन तीनों बैंकों को जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंक में शामिल किया गया है। इसके बारे में अध्ययन देखें तो S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 बैंक को शामिल किया गया है, जिनमें से 3 भारतीय बैंक को भी शामिल किया गया है, SBI, HDFC, ICICI बैंक। इन तीनों बैंकों को शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन से बैंक को? तो SBI, HDFC, ICICI बैंक को शामिल किया गया है, ये आपको याद रख लेना है।
आरबीआई के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही प्रश्न में पढ़ लिया था, तो सिर्फ देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर बात करें कि इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ये आपको याद रख लेना क्योंकि पहले प्रश्न में नहीं बताया था। नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो शिवरमन की समिति का गठन किया गया था। सिडबी की स्थापना कब होती है, तो 1990 में होता है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेक्स्ट हमारा है 6वां प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला है। ठीक है, क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला है। तो हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा BH3 है। इसके बारे में अध्ययन करें तो दुग्ध मेखला जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला में एक नया ब्लैक होल खोजा गया है जो कि सबसे बड़ा ब्लैक होल है जिसका नाम है BH3। अगर बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो इस नए ब्लैक होल का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 33 गुना। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 3,32,000 है। कितना है, 3,32,000 जो है सूर्य का द्रव्यमान है। इतने गुणे जो है 33 करेंगे तो इस जो है पूरे का जो मान आएगा वही जो है इस नए ब्लैक होल का द्रव्यमान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें BH3 ब्लैक होल को किसने खोजा है, तो यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा खोजा गया है। और किस दूरबीन से खोजा गया है, तो यह दूरबीन कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो आटाकामा मरुस्थल में स्थापित किया गया था जो कि चिली और पेरू की सीमा पर यह मरुस्थल स्थित है। आटाकामा मरुस्थल अगर पूछे किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है या फिर पूछे चिली और पेरू किस महाद्वीप के देश हैं, तो ये आपको बताना है। तो यह है आपका दक्षिण अमेरिका के देश में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के देश में आते हैं, चिली और पेरू, इन्हीं की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल स्थित है। और यहीं पर दूरबीन स्थापित किया गया था यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा। और यहीं पे बताया गया है कि विश्व का यानी कि हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसका नाम है BH3 इसको खोजा गया है। ये आपको याद रखना है। और यह जो है ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये है BH3 ब्लैक होल, इसे आप याद रखेंगे, जो कि सूर्य के द्रव्यमान का 33 गुना बड़ा है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। एक तो आपका ये सूर्य हो जाता है, कौन हो जाता है, तो ये सूर्य हो जाएगा। इसके बाद आपका बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसी के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा बुध, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इन 4 ग्रहों को जो है बाह्य ग्रह कहते हैं या फिर जो है, और इनको क्या कहते हैं, इनर ग्रह, इसे आउट ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे जो है बृहस्पतिय ग्रह कहते हैं, इसे पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के समान ये बाकी 4 ग्रह हैं और बाकी ये बृहस्पति के समान है, जिनमें 2 जो है ये ग्रह अरुण और वरुण जो है ये आइसीय ग्रह कहलाते हैं, यानी कि बर्फीय ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति और शनि जो है ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। आगे प्रश्न में सॉल्व हो जाएगा आपके सारे डाउट्स। गैसीय प्लैनेट किसे कहते हैं, तो बृहस्पति और शनि को कहते हैं, जबकि आइस प्लैनेट किसे कहते हैं, तो अरुण और वरुण को कहते हैं। उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र और अरुण है। कैसे याद कर सकते हैं, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है अंशु, अंशु से आप याद कर सकते हैं, या फिर सूर्य से जो है ये आपका सूर्य हो जाता है। इसके बाद जो है पहला बुध और दूसरा शुक्र, और लास्ट में देखेंगे वरुण और अरुण। ठीक है, तो ये बीच में मान लीजिए, इसके बाद यहाँ पे बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मंगल, फिर उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य से इधर से दूसरा ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, और इधर से आपका देखा जाए तो वरुण के बाद जो है आपका आ जाएगा अरुण। तो अरुण ये दोनों ग्रह जो है दोनों इधर से मतलब इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये दोनों जो है किस ग्रह में चक्कर लगाते हैं, उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। किसके, तो सूर्य का। यानी कि यहाँ पे जो है सूर्य उदय कहाँ किस दिशा में होता है, तो पश्चिम में होता है, जबकि सूर्यास्त जो है इनका पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उल्टी दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, अंशु यानी शुक्र और अरुण है। इनर प्लैनेट किसे कहते हैं, तो इनर प्लैनेट मैंने बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं, तो बाकी का यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी जो है चारों कैसे ग्रह हैं, तो आउटर हैं। ठीक है, कैसे हैं, तो आउटर ग्रह हैं। 7वां प्रश्न है, FY
यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य कौन सा है? तो 2023-24 में भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत का पहला राज्य जो है तमिलनाडु है, जो कि 100% का 33% अकेले इलेक्ट्रॉनिक को निर्यात करता है, तमिलनाडु करता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये दोनों राज्य जो है 15-15% यानी 15 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, इसका भी 15 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। और अगर चौथे पर बात करें तो MH यानी महाराष्ट्र है चौथे नंबर पर। तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं? तो कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। और यह दोनों जो है किसकी सहायता से बनाए गए हैं? तो रूस की सहायता से बनाए गए हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो 3 को आपको याद रखना, एक तो मुकुर्ती, दूसरा मधुमलाई, तीसरा मन्नार की खाड़ी। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है बृहदेश्वर मंदिर। यह कहाँ पर है? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वर मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो चोल वंश ने। और कौन से राजा ने? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है हाल ही में PM मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू किया गया है 21 अप्रैल को, यानी कल को शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? तो PM मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो एक नया महोत्सव आपको याद रखना है 2550वां। यह महोत्सव किससे संबंधित है? किस भगवान से? तो भगवान महावीर से संबंधित है। अगर बात करें महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्तमान था। इन्हें जिन भी कहते थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। और महावीर ने पंच महाव्रत में अपनी तरफ से एक महाव्रत जोड़ा था, जिसका क्या नाम है आप बताएंगे। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं जैन धर्म के? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। तो इसमें जो 5वां था ब्रह्मचर्य, इसको किसने जोड़ा है? जो इसे जोड़े थे महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट है मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य भी कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। 9वां प्रश्न देखें तो हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता है? तो रोइंग मतलब बोटिंग में जो है भारत की तरफ से पुरुषों में ओलंपिक के लिए किसने कोटा जीता है? तो नौकायन में जीते हैं बलराज पवार, या फिर इसे रोइंग भी कहते हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ होना है? पेरिस, फ्रांस में होना है। इसके लिए जो है रोइंग यानी नौकायन में कोटा किसने जीता है? तो बलराज पवार ने जीता है पुरुष एकल स्पर्धा में। यानी कि पुरुषों की एकल स्पर्धा में रोइंग में जो है नौकायन के लिए कोटा किसने जीता है? तो बलराज पवार ने जीता है 33वें ओलंपिक पेरिस के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि कुश्ती में किसने जीता है, तो कुश्ती में जीता है विनेश फोगाट ने, यानी क्वालिफाई कर गए हैं विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा। जबकि वेट लिफ्टिंग में कौन क्वालिफाई करी है? तो मीराबाई चानू जी ने। पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। अगर बात करें 1894 में जो है ओलंपिक की स्थापना होती है, और उसके 2 साल बाद 1896 में ग्रीस एथेंस में पहला ओलंपिक होता है। इंडियन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इंडियन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं PT उषा जी। नेक्स्ट है ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? KD जाधव हैं। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। जबकि महिला की अगर बात करें तो पहली महिला कौन थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली? करणम मल्लेश्वरी। और इनका खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन है। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। और दूसरे कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा जी बन गए हैं। इनका अगर खेल पूछे तो तीरंदाजी है यानी निशानेबाजी है, और इनका जो है भाला फेंक है। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो NSG कहें या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात जी को किया गया है।
इसके बारे में व्याख्या देखें। एनएसजी या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना अगर पूछें, अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 1984 में। किसके लिए चलाया गया था? तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए यहीं पे जो है एनएसजी का गठन किया जाता है। और वर्तमान में एनएसजी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नलिन प्रभात जी बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि अगर बात करें नौसेना के प्रमुख, अब मार्च मतलब लास्ट अप्रैल से नौसेना के नए प्रमुख कौन बन जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बन जाएंगे। अभी कौन है? आर हरि कुमार जी हैं। आईपीएस नीना सिंह, यह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय नायर कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजय नायर जी बनाए गए हैं। अनीश शाह कौन है? तो ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंद्रमणि पांडे, ये कौन है? तो ये बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईपीएल में जो है रोहित शर्मा आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले बने दूसरे भारतीय खिलाड़ी। तो पहले कौन है? एमएस धोनी जी हैं और दूसरे कौन है? रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने अपने मेधांश सीरीज, साथ में लल्लन टॉप प्रश्न, करंट अफेयर, उसकी व्याख्या सभी जो है कितने मिनट में? 30 मिनट में सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से प्यारा सा जय हिंद जय भारत।